भारत में आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 63 साल बाद भारत में एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो कि भारत के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से बदल के रख देगा। जी हाँ, अभी तक भारत में प्राइवेट कंपनियां एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उनके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर पूरी तरह से बंद था। लेकिन अब आने वाले समय में आपको टाटा, अडानी और रिलायंस जैसी कंपनियां आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करते हुए दिख जाए, उन्हें रन करते हुए दिख जाए। और ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को भारत सरकार लोकसभा में एक बिल लेकर आती है जिसे हम जानते हैं शांति बिल के नाम से। शांति बिल का मतलब है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इस बिल को जैसे ही सरकार लेके आती है तो एक विरोध चालू हो जाता है कि सरकार इसको आनन फानन में प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सरकार आनन फानन में इस बिल को नहीं लेके आई है, क्योंकि सरकार ने पहले कुछ और सेक्टर जो थे स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वाले, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला था। जैसे कि हम बात करें स्पेस में पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, लेकिन स्पेस सेक्टर को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला तो वहाँ पर एक के बाद एक स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। इसरो DRDO को काफ़ी मदद मिल रही है। रेलवेज़ हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, यहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिली तो उसके बाद में परफॉर्मेंस सामने आ रहा है। उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकार की ये मंशा थी कि अब न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को भी हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक विज़न है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। अब विकसित भारत ऐसी हवा में तो नहीं बनेगा। विकसित भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड होगी वो क्या होगी? वो होगी एनर्जी की। और उस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए इस तरह के चीज़ों को अब प्राइवेट एंट्री के लिए खोलना पड़ेगा। अब ये बिल जो सरकार लेकर आई है, इसमें लाने का मकसद ये भी था कि दो पुराने जो कानून थे उनको रिप्लेस करना था। जैसे कि पहला एक कानून था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का। ये 1962 का जो एक्ट था, ये न्यूक्लियर एनर्जी पर पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल को बनाता था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से रोकता था न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में। 1962 का एक्ट। वहीं अगर हम बात करें सिविल लाइबिलिटी एक्ट 2010 का, ये एक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एक्ट को बनाने में 2010 के एक्ट को पारित कराने में मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था। आपको मालूम होगा कि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार वामपंथियों के समर्थन पर चल रही थी और वामपंथियों ने क्या करा था, सरकार से समर्थन वापस ले लिया था इस बिल को लाने के लिए, है ना। उसके पहले एक हाइड एक्ट पारित हुआ था अमेरिका में और अमेरिका के साथ में एक न्यूक्लियर डील की गई थी, और वामपंथियों का यह कहना था कि ये एक तरह से भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने जैसा बिल है। तो वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया, और वो तो भला हो कि उस समय कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता होते थे अमर सिंह जी, वो सामने आ गए थे। गूगल में आप सर्च करना अमर सिंह जी कौन थे और किस तरह के उनके नेटवर्क थे, है ना। जनरली पब्लिक उनको अमिताभ बच्चन के दोस्त के नाम से जानती है, लेकिन उन्होंने कई सारी सरकारों को बचाने में और बिल पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। हालांकि अभी कुछ सालों पहले ही किडनी फेलियर से उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सिविल लाइबिलिटी एक्ट जो 2010 का था, है ना, ये लाइबिलिटी डालता था सप्लायर्स पर, है ना। अब ये जो लाइबिलिटी सप्लायर्स पर डाल रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जो इंस्टॉल करने वाला जो न्यूक्लियर प्लांट बनाना है जिसको, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। तो दोनों ही एक्ट में देखें तो एक तो ये गवर्नमेंट की एंट्री, गवर्नमेंट का कंट्रोल को बना रहा था 1962 का एक्ट, और 2010 का जो एक्ट था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये क्या है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को आने से रोक रहा था। तो उन दोनों को रिप्लेस करने के लिए ये शांति बिल लाया गया है। अब देखो, इतने सालों के बाद में ये बिल लाने के पीछे एक और मकसद है, क्योंकि अगर हम आज इंडिया की सिचुएशन को देखें तो भारत में टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें 3% ही शेयर है न्यूक्लियर का, और उसमें भी अगर हम देखें तो इंस्टॉल जो कैपेसिटी हमारी 8 से 9 गीगावाट की है। 8 से 9 गीगावाट की कैपेसिटी है। और अगर भारत के पूरे एनर्जी सेक्टर को देखें तो हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट है वो सब थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है। अब थर्मल बेस्ड पावर प्लांट यानी कि कोयला आधारित पावर जो एनर्जी उत्पन्न होती है, तो उससे कार्बन का उत्सर्जन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी कई सारी समस्याएं रहती है,
उसके अलावा कोयले का उत्पादन वो एक अलग समस्या है। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए एक समस्या मूलक चीज़ है। और आज की तारीख में जब हम दिल्ली में प्रदूषण, अलग अलग शहरों में प्रदूषण देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये इसको भी रिप्लेस करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें 2047 की, तो 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो 2047 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी? 1.6 से लेकर 1.7 बिलियन हो जाएगी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के साथ साथ एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो 3500 टेरावाट तक पहुंच जाएगी, टेरावाट आवर्स तक, है ना, यानी कि कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत ने एक और कमिटमेंट किया है 2070 तक नेट जीरो गोल। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ एक कमिटमेंट को बार बार दोहराते हैं कि 2070 तक हमको नेट जीरो गोल हासिल करना है। नेट जीरो गोल हासिल करेंगे कैसे? जब कार्बन उत्सर्जन को हम पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। अब कार्बन उत्सर्जन को रिप्लेस करेंगे तो उससे हमारी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। आज देख रहे हो आप प्रदूषण के कारण कितनी सारी समस्याएं हो रही है, वो समस्याएं सॉल्व होगी। इसके अलावा भारत का जो आज हम बात करते हैं डॉलर रुपया फ्लक्चुएशन, है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, व्यापार घाटा कम होगा। भारत जो आयात कर रहा है फ्यूल को, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो ये नेट जीरो का गोल भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए भी हमको न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में हमको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर एनर्जी में इस लेवल तक पहुंचना है तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी कई रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम विंड एनर्जी में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल जो एनर्जी है, इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इसके अलावा कुछ और क्लीन एनर्जी के हमको सोर्सेस पर भी सोचना पड़ेगा। उसी को देखते हुए अभी फ़िलहाल में सरकार न्यूक्लियर एनर्जी को टारगेट कर रही है। अब देखिए ये बिल लाने से क्या क्या बदलाव होंगे। तो अगर हम बात करें तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, जैसे कि पहला प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो जाएगा, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट्स को बिल्ड करना, उसे ऑपरेट करना, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए भी काम कर सकेगी। अब इसमें इंडियन कंपनियां हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो एंटिटीज़ होगी, उन सब के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बिल में एक और खासियत है कि 49% एफडीआई को भी अलाउड किया गया है, जिसके कारण कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी या टेक्नोलॉजी भी भारत में आ पाएगी। ये भी एक अच्छा चीज़ है। दूसरा बदलाव अगर हम देखें इस बिल के तहत, ये भी होगा लाइबिलिटी स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया था कि 2010 का जो बिल था उसमें अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी के कारण क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें 2010 में एक था सेक्शन 17B। अब 17B में ये होता है कि अगर इक्विपमेंट में डिफेक्ट हो तो सप्लायर पर लाइबिलिटी आ जाएगी। इसको देखते हुए फिर फॉरेन जो वेंडर्स थे, है ना, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने बोला भैया हमको यहाँ इस तरह की लाइबिलिटी नहीं चाहिए, हमको लाइबिलिटी के कारण जो है हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। और इसी कारण से क्या हुआ कि 2010 के बाद से जो हमें उम्मीद थी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में, जिस तरह से सरकार को दांव पे लगाया गया था उस समय, उसके बावजूद भी यहाँ पर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में। अच्छा, इसके अलावा एक और बदलाव हुआ कि एक है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसको इस कानून के तहत स्टैच्यूटरी दर्जा मिल जाएगा, जिसके कारण अब रूल्स क्लियर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, और इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स होते हैं वो हमारे यहाँ भी नज़र आएंगे। तो ये सारे चेंजेस होंगे इस कानून के तहत। सरकार पिछले कुछ समय से न्यूक्लियर एनर्जी को टारगेट कर रही थी। अगर आपने 2024 का निर्मला सीतारमण जी का बजट देखा होगा तो उसमें एक शब्द देखा होगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, है ना, यानी कि ये छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि 30 से 300 मेगावाट कैपेसिटी के होते हैं, जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, साइट पे इंस्टॉल होते हैं। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने 20,000 करोड़ रुपए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए रखे थे। अब ये क्यों रखे थे? क्योंकि यही फ्यूचर है न्यूक्लियर एनर्जी का, और इंडिया को इसमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स भी लाने पड़ेंगे। और उसी को देखते हुए, क्योंकि आपको एक क्रोनोलॉजी समझना चाहिए कि पहले ये स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर लाया था
20,000 करोड़ का इसमें बजट रखा गया था। उसी के बाद में ये शांति बिल को लाया गया है ताकि स्टेप बाय स्टेप, है ना, कि छोटे छोटे रिएक्टर भी बने, बड़े बड़े रिएक्टर भी बने, और आने वाले समय में हम इसी के कारण हम ये बोल सकते हैं कि 2047 तक जो हमारा टारगेट है न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का, वो हम अचीव कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं पहले ही बताया है, आज की तारीख में हम 8 गीगावाट की कैपेसिटी है ना हमारी, इसको हमको ले के जाना है 100 गीगावाट तक। और 100 गीगावाट तक लाना कैसे पॉसिबल होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तभी तो इसमें भारत आगे बढ़ेगा। इससे आगे जाकर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इनोवेशन भी होगा, क्लीन एनर्जी मिलेगी, और हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी पूरे होंगे। वो क्लाइमेट कमिटमेंट्स पूरे होंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इकोनॉमी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर एनर्जी भारत का भविष्य है, और इसमें जो सरकार ने कदम उठाया है वो काफ़ी सराहनीय है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।